दुनिया भर के बाजारों से आज है राहत के संकेत और सेंचुरी मार्केट गैप से ऊपर खुलने की तैयारी में है एसजेएक्स निफ्टी। बड़ा सवाल यही कि ये गैप सस्टेन हो पाएगा और बढ़ेंगे या फिर फिसलेंगे, उतार चढ़ाव रहेगा या फिर होगा आज मजबूती का दिन। ढेर सारे हैं सवाल, लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फाइनली थोड़ी राहत के संकेत आ रहे हैं। मिडवीक सेशन है अनिल जी, और एक्सपेक्टेशन है कि चलिए थोड़ा तो मूड सुधरे। इस बार ऐसा क्यों लग रहा है मिडवीक सेक्शन बहुत लेट आया है? बहुत लेट आया है। रुला के आया है। रुला कर आया है। चलिए, लेकिन आज थोड़ी मुस्कुराहट वाले पल हैं। अब कितने टिकाऊ है ये बड़ा सवाल है। तो पहले तो एक काम करते हैं कि देख लेते हैं जरा किस तरह के आपको ट्रिगर्स। आज में महंगाई दर घट कर आई है 6% के आसपास और बैंकों में थोड़ी सी सिचुएशन संभली है। कमज़ोर बैंक उछलते हुए नजर आए हैं और डाउ 336 अंकों की मजबूती के साथ चढ़ा है। नैस्डैक उससे कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखा है। 2% का बड़ा उछाल नैस्डैक में देखने को मिला है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड हल्की सी बढ़ी है। डॉलर इंडेक्स वहीं सपाट है, ज़्यादा बदलाव नहीं है। एसजेएक्स निफ्टी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है, लगभग 100 पॉइंट ऊपर है। एशिया में शानदार रिकवरी आपको नजर आएगी। कल की तेज़ गिरावट के बाद आज एशियाई बाजार भी अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेड करने के मूड में बनते हुए नजर आ रहे हैं। कच्चा तेल, ये एक और अच्छी खबर भारतीय बाजारों के लिए, $78 पर आ चुका है फिसल कर, और इस साल के सबसे निचले स्तर पर कच्चा तेल आपको मिलेगा। तो अनिल जी, जो बात चल रही थी कि कभी ना कभी तो बाजार का मूड आपको सुधरते हुए दिखेगा, वही होते हुए दिखा है। कोई ऐसी बड़ी खबर तो नहीं आई है, कोई ऐसा ट्रिगर भी नहीं दिखा, बट एक दो दिन से हम बात कर रहे हैं कि फैक्टर्स बाजार की फेवर में आ रहे हैं। बॉन्ड यील्ड की आपने बात करी, कच्चे तेल की आपने बात करी, बाकी भी चीज़ें थोड़ी सुधर ही रही थी। एक बार पहले जरा समझाइए कल की रिकवरी को कैसे देखा जाए। एक रिलीफ आना था, वो आ गया। अमेरिकी बाजारों में देखिए दीप, क्या होता है कि जब माहौल बड़ा ख़राब होता है, नो बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, हाँ, है ना। और वैसा नहीं कि कोई बहुत अच्छी खबरें आई हैं अमेरिका में। जो खबरें आई हैं, लेकिन कमोबेश वो सबको पता था। फॉर एग्जांपल, मूडीज़ ने पूरे बैंकिंग सिस्टम का आउटलुक नेगेटिव कर दिया। अब सबको पता है कि वो होना है, क्योंकि अब अगर 2 बैंक घटेंगे तो पूरे बैंकिंग सिस्टम पर और बाकी बचे हुए बैंक पर सवालिया निशान सारी रेटिंग एजेंसी लगाती है। ये पहली और आखिरी बार नहीं हो रहा है। पहले भी कई बार हुआ, आगे भी कई बार हुआ, और काफ़ी लोग ये हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये जानते मानते हैं कि जब भी रेटिंग आउटलुक बदलता है, रेटिंग घटाई जाती है, यानी कि रेटिंग एजेंसी सबसे पीछे से आती है। कल शो में आपने कहा भी था ना, वो पुलिस की तरह होती है, आखिर में। हाँ, मुंबई जो बॉलीवुड की मूवीज में पुलिस कैसे लास्ट में पहुंचती है, सारा काम हीरो कर डाले, और उसके बाद पुलिस पहुंचती है कि चलो विलेन को अब हम पकड़ लेते हैं, जो ऑलरेडी पकड़ा वही होता है। हाँ, वैसे और एक्चुअली 2008 में लेमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस हुआ, उसके बाद से मैंने एक चीज़ सीखी, और जब भी अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड रेटिंग एजेंसीज ने की है, या जब भी उनके बॉन्ड डाउनग्रेड किए हैं, बैंक्स डाउनग्रेड किए, उसके बाद वहाँ बड़ी तेज़ी बनती है। हमेशा से ऐसा होता है। जब भी उनकी इकोनॉमी वो 2 क्वार्टर तक लगातार नेगेटिव ग्रोथ दिखाए, उसके बाद के साल 2 साल बड़े ज़बरदस्त होते हैं मार्केट के लिए। सबको पता है कि जब रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड कर दिया, हालांकि अभी तो आउटलुक ही नेगेटिव किया है, डाउनग्रेड नहीं किया है बैंकिंग सिस्टम को। डाउनग्रेड करने में, आउटलुक घटाने में बड़ा फर्क है। और वो फर्क क्या है, जरा समझ लीजिए। एक तो ये होता है कि आपकी रेटिंग ट्रिपल है, ट्रिपल ए से घटाकर आपने AA+ कर दी या AA कर दी, यानी कि आप पूरी रेटिंग को ही घटा रहे हैं। दूसरा ये होता है कि आपकी रेटिंग ट्रिपल है, आउटलुक पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। न्यूट्रल मतलब स्टेबल है। अब इस बार उन्होंने जो किया है वो आउटलुक ही घटाया। आउटलुक घटाना मतलब ये है कि हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, अगर और संकेत मिलेंगे तो हम आउटलुक के बाद रेटिंग भी घटा सकते हैं। तो रेटिंग नहीं घटी है, रेटिंग घटना अलग चीज़ होती है, और आउटलुक घटना, आखिरी स्टेप रेटिंग घटना। तो आउटलुक भी स्टेबल से नेगेटिव किया, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये फ़र्क समझना जरूरी है। रेटिंग घटना और आउटलुक घटना दोनों में बड़ा फ़र्क है। आउटलुक मतलब नज़र है, ऐसा हो सकता है, खराब हो सकता है या अच्छा हो सकता है, इस पर हमारी नज़र है आगे चलते हुए जी। आउटलुक आगे चलते हुए, रेटिंग हो गया काम, डन। तो रेटिंग नहीं घटी है, तो इसलिए मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन भी थोड़ा सा लिमिटेड था। दूसरी चीज़ ये कि आपके डॉलर इंडेक्स अभी भी 103 के आसपास बना हुआ है। तीसरी चीज़, जो अमेरिका में कल महंगाई के आंकड़े आए, महंगाई के आंकड़े दीप उम्मीद के मुताबिक है। 6% के आसपास की महंगाई की दर आई है, वैसा ही अनुमान था। कोर महंगाई दर जरूर 5.5% के आसपास आई, 5.4% का जो अनुमान था उससे 10 बेसिस पॉइंट बढ़कर, हल्की से बढ़कर आई है। लेकिन 10-20 बेसिस पॉइंट पर आजकल बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता नहीं है। तो ये सारा का सारा एक्शन आपको है। तो इसलिए अमेरिकी बाजार में कोई बहुत अच्छा या बहुत खराब, देखिए कल अमेरिकी बाजार गिरते एक ही वजह से,
अगर वहाँ के बैंक्स और गिरते, और अगर एक दो बैंकों को लेकर और ख़राब खबरें आती कि बस यहाँ पे भी तकलीफ, ये भी उड़ने वाला है, इससे भी डिपॉजिट निकल रही है, ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। सो अब गिरने के लिए ना, ये इन चीज़ों पे नहीं गिरेगा। महंगाई, बॉन्ड यील्ड, ये सारी चीज़ें तो अभी बैक बर्नर पे है, करेक्ट, पीछे रखी हुई है अभी हमने। अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अमेरिका में क्या है, और कोई बैंक तो नहीं उड़ रहा ना। अगर वो खबर आएगी तो वापस गिर जाएंगे। राइट सर। भाई अब तीसरा नंबर किसका? और अगर एक दो दिनों तक ये आ जाता है कि नहीं, अबे और तो कोई नंबर में दिख नहीं रहा, जिस तरह से सरकार आई है अमेरिका की, और अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेड आया है, और उन्होंने बोला कि लो जी, जितना चाहिए हम पैसा आपको उचित दरों पे देने के लिए तैयार है, लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी, डिपॉजिट आपके सेफ हैं। जैसे आपको लगता है कि अगर जो बैंक डूबा उसकी डिपॉजिट सेफ है, तो मेरी किसी और बैंक में डिपॉजिट पड़ी तो मैं हड़बड़ी जल्दबाजी क्यों करूँगा? सही बात है। डिपॉजिट होल्डर यही सोचता है अगर उसको बचाए तो मुझे भी बचाएंगे, वो भी है। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसलिए जब तक बैंकिंग सेक्टर को लेकर कोई खराब खबर ना आए, तब तक अमेरिकी बाजार फ्रेश कमजोरी नहीं दिखाएंगे, न ब्याज दरों पर और नहीं महंगाई पर। उन्हें अब आगे चलते हुए, अब से लेकर 22 तारीख तक, फेड की मीटिंग तक, आपको अमेरिकी बाजारों को सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक के हिसाब से चलते हुए देखना है, जो कि कल दिन अच्छे से निकल गया, और आई होप निकल जाएगा। हाँ, अब उड़ना होता ना दिव्य, उड़ जाते हैं अब तक बैंक। आज वेडनेसडे हो गया, ये शुरुआत हुई थी शुक्रवार को, राइट? हाँ, शुक्रवार से आज हम बुधवार गुरुवार में पहुंच रहे हैं। बुधवार तक अगर उड़ना होता तो उड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर वो 2-3 दिन में खटखट हो जाता है काम। सो आई थिंक बच जाएंगे अगले। और कल तो सारे संभल भी गए ना, 20-30% ऊपर हुआ है कल, 20-30% सारे ऊपर हुए। ठीक है। एक ये रेट्स के मुद्दे पे बात है, हालांकि कल भी आप कह रहे थे ज़रूरी नहीं है कि जब अनुमान था आधे % का, तब आपने कहा कि ज़रूरी नहीं आधा % हो, 1/4 हो सकता है। कल जब प्रेशर बन रहा था कि नहीं होना चाहिए, तब भी आपने कहा कि शायद 1/4 होगा। अब एक तो ये जो इन्फ्लेशन अनुमान मुताबिक आया 7 महीने से गिर रहा है, वो तो है, बट क्या ऐसे संकेत हैं कि फेड शायद रोके, या फिर लग रहा है कि वो जो 1/4% बढ़त है वो होगी? मैं नहीं मानता कि फेड रोकेगा। अच्छा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और क्यों नहीं मानता, उसकी वजह ये है दीप की, पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने 22 फरवरी तक बैंकिंग सिस्टम को संभाल लिया, तो फिर क्या है, अगर कोई एक बैंक जिसको $2 बिलियन की और कैपिटल मिल जाती तो वो बच जाता, या कोई एक बैंक जिसने $2.25 बिलियन का लॉस बुक किया, जो कि बहुत छोटा है कंपैरेटिवली, उस बैंक को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? तब फिर मेरे पास में बड़ा टारगेट क्या है? बड़ा टारगेट मेरा यही कि इन्फ्लेशन को नीचे लाना है, महंगाई कम करनी है। महंगाई कम करने के लिए फिर मुझे ब्याज दरें बढ़ानी तो बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी चीज, जो कुछ भी हुआ एसवीबी में और सिग्नेचर बैंक में, उससे अमेरिकी फेड और बैंकों ने सबक ले लिया, दोनों ने ले लिया इमीडिएटली। कि अमेरिकी फेड क्या करेगा, हर बैंक की बुक्स देखेगा, भाई कौन ऐसा बैंक है जिसने प्रॉपर हेजिंग नहीं कर रखी, करेक्ट है, कौन से बैंक की एसेट लाइबिलिटी मिसमैच है, पैसे तो लिए लॉन्ग टर्म और पैसे लिए शॉर्ट टर्म, और उधार दे रहे हो लॉन्ग टर्म, करेक्ट। आजकल तो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के पैसे लो और शॉर्ट टर्म उधार दो, और शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें ज्यादा ऊपर नीचे। सो इतना आसान काम नहीं है बैंकिंग करना। सो अगर वो दो चीजें बैंक भी समझ जाए, भाई दूसरों की गलती से कुछ तो सीखोगे ना। अगर एसवीबी उड़ा तो बाकी दूसरे बैंक देखेंगे ना भाई कि हमारी सिचुएशन क्या एसवीबी जैसी हो सकती है। और अगर हमारे कस्टमर को ये पता चला कि हम भी उस तरफ हैं थोड़े थोड़े, तो पहले ही सुधर जाओ, नहीं तो पता चला हमारे कस्टमर भी हमारे बैंक को डुबा डालेंगे, राइट। सो आई थिंक वो हो जाएगा। और अगर वो हो जाता है, और हो जाना चाहिए और होगा भी, तो फिर आपके लिए 22 मार्च को सीधा अगला बड़ा टारगेट आपका दुश्मन नंबर 1 महंगाई है, जिसको आपको गोली मारनी है ना। सो उसके लिए आप छोड़ेंगे। एक और प्रॉब्लम क्या है दीप, अगर अमेरिकी फेड पहले आधा % जब तक बढ़ा रहा था, आधा से 1/4 पर आया, 1/4 से वापस आधे में जाने में बड़ी समस्या है, क्योंकि मतलब नाम और इज्जत खराब होती, क्वेश्चन मार्क लगता है आपके काम करने के तरीके पे। भले कहते हैं कि हम डेटा डिपेंडेंट है, तो फिर क्या आप में इतनी अक्ल नहीं थी कि कैसे आगे 3 महीने बाद डेटा कैसे आ सकता है, पहले समझ में नहीं आया। लोग मुंह पे ना पूछे पीछे तो बोलेंगे, करेक्ट। तो फेड को पूछेंगे भाई आपको इतना ही समझ नहीं आ रहा कि 3 महीने में डेटा ऐसा हो सकता है, डेटा डिपेंडेंट है। फिर तो क्या है, फिर अगर हर चीज पीछे देख के ही करना है, तो फिर तो कोई भी फेड चेयरमैन बन जाए, है ना। अगर आप फेड चला रहे हैं, अमेरिका का इतना बड़ा सेंट्रल बैंक चला रहे हैं, तो थोड़ा तो आपको फ्यूचरिस्टिक होना ही पड़ेगा ना। सो इसलिए अमेरिकी फेड अगर ब्याज दरें रोकता है
कि इस बार नहीं बढ़ाएंगे, तो उनके लिए बड़ा पॉइंट हो जाता है कि फिर बाद में बढ़ाने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, और बढ़ानी तो पड़ेगी ही। 6% के इन्फ्लेशन पे आप ना बढ़ाएं, चल ही नहीं सकता। तो या तो दो ऑप्शन है, सीधा सीधा वो बोल देवे कि हम सिर्फ थोड़े समय के लिए रोक रहे हैं कि एक बार बैंकिंग सिस्टम स्टेबल हो जाए, और जैसे ही स्टेबल हो जाएगा, बैंक्स की बुक्स ठीक ठाक हो जाएगी, हम वापस से महंगाई को नीचे लाने, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से कहे बगैर वो एक बार पोज करे और बाद में बढ़ाए, तो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। सो देखते हैं, मेरा ये समझना है कि 1/4% तो बढ़ा ही लेंगे, और मार्केट तब तक मन बना भी लेगा। और कल बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी जो बढ़कर आई है वापस, वो इस ओर इशारा भी कर रही है कि 1/4%, कितना 80% मान रहे हैं कि 1/4% बढ़ेगी। हाँ, 80% 1/4, 80% मान ही रहे अमेरिका में। तो मेरा व्यू कल भी यही था कि 1/4% बढ़ने वाली, आज भी ये था। अब से लेकर 22 तारीख तक बहुत बहुत दिन है। लेट्स सी अगर कुछ बदलता। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा डेटा पॉलिसी के पहले जो फेड को देखना था, वो ये महंगाई का है, जो आ गया कल जी। 6% आपकी महंगाई आई है, कोर इन्फ्लेशन आपका 5.5% है, और इनको देखते हुए एक रेट हाइक बनता है, तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरे ख्याल से एक, अगर अगले 2 ट्रेडिंग सेशन, गुरु और शुक्र, मतलब हमारे 2 आजकल इस हफ्ते, अगर दीप इस हफ्ते एक भी कोई खराब खबर आपको बैंकिंग सेक्टर को लेकर अमेरिका से नहीं आती कि कोई बैंक सवालिया निशान में है या डूब रहा है, ठीक है, तो 2 चीज़ समझ लीजिए कि अगले हफ्ते जब हम सोमवार को लौटेंगे, तब हमारे सामने 22 मार्च का मामला ज़्यादा होगा, और तब हम भूल जाएंगे कि एसवीबी आके भी गया है। ओह, इतनी जल्दी मार्केट की मेमोरी इतनी है। अच्छा, क्या यार, हाँ एक छोटा बैंक डूब गया था, 2 दिन इसमें असर हुआ, बाकी और कुछ खास नहीं था, कंटेजियन कुछ हुआ नहीं, दूसरे बैंकों में फैला नहीं, खत्म करो, आगे बढ़ो। और तब फेड के लिए बहुत आसान है 1/4% फिर से ब्याज, ये भुलाना जरूरी है। भुलाना जरूरी है, ये बात सही है। कल और आज में भी भूले ना, कल तो लोग 0% की बात कर रहे थे, आज आ गए ना 80% लोग 1/4% में। इसलिए मेरा ये समझना है कि अब से लेकर 22 मार्च के पहले अगर कोई भी बैंक, और जो नहीं होगा, ज़्यादा संभावना है कि अब कोई बैंक ना डूबे, क्योंकि इन्होंने रातों रात खटाखट का एक्शन लिया है, एक्शन इमीडिएट है। मालूम है कि इस बार अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात क्या, गलतियों से कुछ तो सीखते हैं ना। 2008 में एक्शन लेने में टाइम बहुत लगा दिया, धीरे धीरे करेंगे, आराम से देखेंगे। इस बार सबको सेम चीज़ कोविड में हुई है, आप देखिए, सेंट्रल बैंक तुरंत एक्शन में आ गए, रेट काटो, लिक्विडिटी दो, अनाप शनाप, मतलब सारे के सारे ना थोड़ा ज्यादा ही दे दी। हाँ, एलोपैथिक और सर्जरी वाले मोड में आ जाते हैं। करेक्ट, खटाखट सर्जरी, हाई एंटीबायोटिक दे दो, सर्जरी कर दो, तुरंत इलाज करो आदमी का। तो वो वाले मोड में आ गए हैं दोनों तरफ से। जब आपको ठीक करना है तो भी, मतलब रेट बढ़ानी है तो भी तेजी से बढ़ाते हैं, घटानी तो भी तेजी से घटाते हैं, बहुत फास्ट एग्रेशन से हो रहा है काम। सो आई थिंक हम सेटल हो जाएंगे। अगर इस हफ्ते और कोई ख़राब खबर नहीं आती है, तो आप अगले हफ्ते भूल भी जाएंगे एसवीबी हुआ था, और फिर वापस आपके लिए महंगाई और इकोनॉमी, वो सारी चीज़ें। समझ गया। ओके, इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो यहाँ पर रखनी है आपको नज़र, काफ़ी सारा एक्शन बाजार में आज मिडवीक ट्रेडिंग सेशन में बनते हुए दिख सकता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा सर, ज़रा ये समझाइए, क्योंकि हमने देखा एक दिन के लिए जब मंडे को अमेरिकी बाजार, अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़ा ठीक दिख रहे थे, तो भी हमारी भारी गिरावट हुई। कल भी फ्यूचर्स जब हम क्लोज हो रहे थे तो ठीक थे, फिर भी हम फिसले। हमारे लिए अब क्या इंपॉर्टेंट होता है? हमारे लिए 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। दिन के लिए 17,225, 17,250, इसके ऊपर निकलकर अगर आप ट्रेड करना शुरू करते हैं और इसके ऊपर बंद होते हैं, तो इमीडिएटली आपके और 17,000 के नीचे जाकर टूटने का जो खतरा वो खत्म हो जाता है। ओके, तो 17,225 से 25 पॉइंट की लिबर्टी लेकर मैं 17,250 कर रहा हूँ। ध्यान से नोट कर लीजिए, 17,250 के ऊपर बंद होने पर आपकी नीचे की रिस्क कम हो जाती है कि आप 16,987 का जो कल का लो बनाया वो आसानी से नहीं टूटेंगे, ठीक है। और 17,450 के ऊपर बंद होते ही आप ये मान लीजिए कि 16,987 का बॉटम बन गया, वो अब आपको एक बार अपसाइड पर लेकर जाएगा। अब उस अपसाइड में 17,800 के आसपास तक आप जा सकते हैं, वहाँ से रिव्यू करेंगे। सो 17 प्रिसाइजली 17,225, 17,425, 25 पॉइंट का क्वेश्चन लेकर 17,250, 17,450 की क्लोजिंग चाहिए। 17,250 और 17,450 दो ही लेवल याद रखने आपको, और कुछ याद नहीं रखना। 17,250 के ऊपर जब तक आप नहीं बंद होते हैं तब तक आप रिस्क में हैं, ये मान के चलिए, भले ही 200 पॉइंट यहाँ से बढ़ जाए। अच्छा, हाँ, तब तक आपकी रिस्क कोई खत्म नहीं हुई। एंजॉय कीजिए जो रिकवरी आ रही है। रिकवरी में अगर सब कुछ ठीक हुआ, आप बढ़कर 17,450 तक जा सकते हैं,
नहीं ठीक हुआ तो 17,250 के आसपास से आकर वापस 17,000 और उसके नीचे जा सकते हैं। तो 17,250 के ऊपर बंद होना पहली रिक्वायरमेंट है और 17,450 के ऊपर बंद होना दूसरी रिक्वायरमेंट है। 17,450 के ऊपर जिस दिन बंद हो गए, आप मान लीजिए कि मेरा बॉटम बन गया था, अब यहाँ से मैं एक बार और ऊपर जाऊँगा, फिर कोई नया एसवीबी आएगा, उसकी वजह से गिरेंगे तो एक अलग बात वो है। अलग बात है। हाँ, और कई बार लोग बोलते हैं कि आप कह भी रहते कि 17,300 या 250 नहीं टूटेगा। बात सही है, 17,800 तक पहुंचा भी मार्केट, 3 दिन में 17,800 पहुंचा भी। हर बार कभी न कभी कोई न कोई चीज़ ऐसी आ सकती है जो अननोन हो, अनएक्सपेक्टेड हो, और इसीलिए लेवल्स की इंपॉर्टेंट कि जैसे 17,200 के 250 के नीचे आप बंद हो रहा है, क्यों आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना चाहिए, ताकि हर एक चीज़ की कभी भी कोई भी लेवल हम लाइफ लॉन्ग सेफ रहेगा, नीचे का या ऊपर का उसकी गारंटी नहीं है। ऊपर भी हमेशा आपको नए नए लेवल्स कभी न कभी आते हुए दिखेंगे, नीचे भी कभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, तभी आपके उन लेवल्स की इंपॉर्टेंस है कि उसके नीचे जाने के बाद आपको चेंज करना है। यस सर। तो सेम सिचुएशन आज है कि आपके लिए नीचे के लेवल तो हमें पता ही, मैं थोड़ी देर में और बताऊंगा। ऊपर जो लोग रिकवरी पे बहुत भरोसा कर रहे हैं, करा रहे हैं, उनको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, 17,225 और 17,425 इसके ऊपर क्लोज होने पर आपको मूड बदलना, तब तक नहीं बना। अब बैंक निफ्टी में सेम लेवल दे दूँ। बैंक निफ्टी में आपको जब तक 40,500 इसके ऊपर बंद ना हो, तब तक आपको रिस्क में ही रहेंगे आप। 40,500 के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। और इमीडिएटली जो कल हमने 39,130 के आसपास का लो बनाया, वो कंफर्म तब होगा जब आज आप 39,800 के ऊपर बंद हो। तो सिमिलरली दो लेवल, जैसे यहाँ आपका 17,225 है, बैंक निफ्टी में 39,800 है, तो 39,800 के ऊपर आज बंद होना जरूरी है। तो आज का लेवल फिर भी थोड़ा इजी दिख रहा है, वो तो 40,500 तो डिस्टेंस ज़्यादा है। जो है वो है लेवल, तो मेरी मर्जी से तो निकाल नहीं रहा जो निकल के आ रहे हैं। 39,800 इसके ऊपर बंद होता है तो ही आप ये समझिए कि नीचे का खतरा कम हुआ है। जब तक 39,800 के नीचे बंद हो रहे हैं तो आपका 39,100 भी टूटने की रिस्क हमेशा रहेगी। अच्छा, 40,500 के ऊपर बंद होने के बाद आप ये मान लीजिए कि 39,100 पे मेरा बॉटम बन गया, अब मैं जल्दी से नहीं तोड़ूंगा। तो सिमिलरली जो लेवल निफ्टी के लिए दिए हैं वो बैंक निफ्टी के लिए 39,800 और 40,500 है। बस ये चीज़ ध्यान रख के बाकी सब लेवल भूल जाइए। ये दो लेवल दोनों ध्यान रख लेंगे और दोनों क्लोजिंग बेसिस पे, तो उससे क्या आपका काम हो जाएगा आसान। अब आज की स्ट्रेटजी एक बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। आज गैप से खुलते हुए दिख रहा है, हो सकता है गैप से खुलने के बाद थोड़ा बहुत और आप बढ़ें, 17,200 225 तक जाएं, पॉसिबिलिटी मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग वाला मामला आएगा हमेशा। जब भी है ना, पहली रिकवरी में थोड़ी सेलिंग आती है। इस पहली रिकवरी के बाद जो सेलिंग आए, अगर ज़्यादा गैप से न खुले तो आप खरीद सकते हैं, कम गैप से खुले तो खरीद। ज़्यादा गैप से खुलकर जो पहली सेलिंग जो आएगी, आज फॉर ए चेंज दीप, उस पहली सेलिंग में खरीदना है। अच्छा, हाँ, ये आज पहली सेलिंग में खरीदना है। आज पहली सेलिंग में खरीदना है। और खरीदने के लिए दो बढ़िया जगह होगी। या तो कल की क्लोजिंग, गैप से खुलने के बाद वापस आप कल की क्लोजिंग के आसपास आए, यानी कि निफ्टी पर 17,050, या कल का लो। कल की क्लोजिंग और कल के लो के बीच में खरीदने का मौका है। ओके, हाँ, 16,975 17,050 ये नोट कर लीजिए। 16,975 17, कल का लो 16,987 है। यस, 16,975 17,050, ये पहले गैप के बाद जो बिकवाली आएगी, इस रेंज में आपको एंट्री मारनी है। ठीक है। बैंक निफ्टी पहले गैप हो सकता है 39,750 800 तक पहुंचे, वहां से एक सेलिंग आए, आपको 39,132 का जो कल लो बनाया था और बंद हुए 39,425 के आसपास, तो 39,150 39,450 मान लीजिए। 39,150 39,450 ये वो रेंज है जहाँ पहले राइज के बाद जो फॉल आएगा, उस फॉल में अगर इस रेंज में मौका मिले, किसी का इन्विटेशन का इंतजार मत करना, पक्का खरीदना। लेकिन आप ये कहेंगे आपने बहुत मजबूती से खरीदारी करने की राय दी, बहुत कॉन्फिडेंस है, सब दे रहा हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस भी साथ दे रहा हूँ। बिना स्टॉप लॉस मत करना, नहीं करना, क्योंकि देखिए मार्केट है, भले कॉन्फिडेंस कुछ काम नहीं आता, जो बाइंग सेलिंग है वो काम में आती है। तो इसलिए स्क्रीन है, हम गलत भी हो सकते हैं। अपने स्टॉप लॉस को और अपनी एपेटाइट को ध्यान में रख के, रिस्क लेने की ताकत को ध्यान में रख के खरीदिए। मैं लेवल्स दे सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन इस तरह के मार्केट में जब इतने मूव बड़े बड़े रोज आते हो तो आपको अल्टीमेटली, हाँ समझ गया। मैं तो बोलूँगा 100 मीटर की रेस दौड़ो आप बोलोगे कि मैं तो इतना तेज भाग ही नहीं सकता, मुझे तो आप 5 किलोमीटर वाली दौड़ाओ, धीरे धीरे दौड़ लूंगा। तो अपनी ताकत भी आपको देखनी है। या मैं बोलूँ मैराथन दौड़ो, बोले सर मैं तो 100 मीटर ढंग से नहीं दौड़ पाता, मैराथन कहाँ से दौड़ूंगा। तो वैसा है, तो अपने हिसाब से। लेकिन ये लेवल्स हैं
जो आज होने चाहिए। अगर ये होल्ड नहीं करते हैं जो मैं बाइंग रेंज आपको दे रहा हूँ, इसका मतलब फिर मार्केट और नई नीचे की बड़ी फिर और बड़ी नीचे की बड़ी रिस्क के लिए खुल रहे हैं अगर ये नहीं होल्ड। ये बहुत जरूरी, कल के क्लोजिंग और कल के लोज होल्ड होना आज बहुत जरूरी है। ये लिटमस टेस्ट है मार्केट का। अगर उसके नीचे आप आज फिसल जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि भाई साहब ताकत तो बिल्कुल है ही नहीं हमारे में, हम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। कई बार होता है ना, ऑपरेशन के बाद आदमी बिस्तर से उठता है तो बोला आज तो मैं बड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ, पता चला अपने रूम से बाहर नहीं निकल पाया, वापस आकर बिस्तर पे लेट गया। बोले लगा तो ऐसा ठीक है लेकिन ताकत है नहीं। तो ताकत का अंदाज़ा तभी होगा जब आप कल के लोज और कल की क्लोजिंग की रेंज को होल्ड कर पाए। तो आज पता चलने वाला है। ठीक है सर, मिड वीक सेशन पर ही पता चलेगा। आइए फिर बताएं आज का सेटअप, आज के संकेत क्या कह रहे हैं बाजार आपको? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, एफआईएस के संकेत हैं नेगेटिव, घरेलू फंड्स के संकेत हैं पॉजिटिव, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट कॉशियस सावधानी बरए और ट्रेंड नेगेटिव है आप। ठीक है। निफ्टी पर सपोर्ट जोन 17,925 16,950 17,050 कर दीजिए इसको, 17,025 को 17,050 कीजिए, 16,950 17,050 पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए। इसके नीचे 16,750 16,850 है वो रेंज जिस पर करना है आपको फोकस। ये तो ब्लाइंड बाय जोन है, वहां पर आने पर आपको लेना ही लेना है। ऊपर की तरफ 17,150 17,225 इस रेंज में खुलकर हम टाइम पास करेंगे, ताकत आजमाइश करेंगे मजबूत कितने हैं। अगर निकल गए तो 17,300 17,425 वो रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आपको होती हुई दिखेगी। हाँ, ठीक है। ये पहला टारगेट है जहाँ पर जाकर आपको रुकना है। 17,425 405 25 पॉइंट का आप कुशन निफ्टी में अपने हिसाब से रख लीजिए। मैं एग्जैक्ट 25 पॉइंट इधर उधर के लेवल हो सकते हैं, 25 पॉइंट की जगह बन सकती है। ठीक है। बैंक निफ्टी 39,125 39,300 आपका पहला सपोर्ट जोन है। कल भी आपके लिए ये लेवल था इंपॉर्टेंट। इसके ठीक नीचे 38,725 और 38,950 अगला सपोर्ट है। इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग खरीदारी की जगह 38,450 38,625 जो आज तो आने वाला दिखता नहीं है, ये कल ही की लाइन है जो आज रिपीट हुई है क्योंकि कोई खास बदलाव नहीं हुआ। बैंक निफ्टी देखिए ना, कल मुश्किल से 150 पॉइंट का कट आया है। तो आजकल के फॉल के हिसाब से देखें, मुंह के हिसाब से तो छोटा ही है, इसलिए कल के सेम लेवल्स आज आपके लिए 39,125 39,300 पहला सपोर्ट जोन, 38,725 38,950 दूसरा सपोर्ट जोन। जो स्ट्रॉन्ग और ब्लाइंड बाय जोन है वो 38,450 38,625 का निकल कर आता है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 39,750 39,900 पहला टारगेट ये बनेगा जहां पर खुलकर आप इस रेंज में कोशिश करेंगे कि इसको पार करने की करें। अगर निकले तो उसके बाद आपके लिए होगा 40,350 40,500। ये सबसे क्रूशियल रेंज है, 40,350 40,500 आज के लिए। इसको पार करना मुश्किल है, लेकिन अगर गलती से हो गया तो बैंक निफ्टी आपके लिए अगला जो स्ट्रॉन्ग सेल जो निकल कर आता है वो 40,675 से 40,825 इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी पहुंच जाए गलती। देखिए पॉइंट सिंपल है, नीचे की तरफ भी बैंक निफ्टी कभी भी कुछ भी लेवल दिखा सकता है। रिकवरी वक्त अगर शार्प वी शेप बन जाए किसी वजह से तो वो भी ऊपर आ सकता है। आए नहीं आए आपकी तैयारी रहनी चाहिए, आपके लेवल हाथ में रहनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या लेवल आ सकता है। तो 40,675 40,825 ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। यहाँ पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन कम करके शॉर्ट तो बहुत दूर दिख रहे हैं सर ये लेवल। दूर तो है, दूर क्या अब मैं बताऊँ आपको, चलिए दूर आप कह रहे हैं ना 900 2000 2200 पॉइंट बैंक निफ्टी 4 दिन में गिरा, 4 दिन में गिरा। यस 2200-2300 पॉइंट, 2200 पॉइंट घट के 1000 पॉइंट बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। मतलब नो डाउट आपको लगेगा 1000 बढ़ना, नीचे 600-700 बढ़ जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बढ़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि अगर डाउ फ्यूचर आपके 250-300 पॉइंट ऊपर हो जाए, कोई एक दो अच्छी खबर आपको अमेरिका से आ जाए, यू नेवर नो। और अमेरिका में भी ऐसे बढ़ने के कोई खास कारण नहीं है, लेकिन क्या ओवर पेसिमिज्म में बढ़ जाता है। अगर वहाँ के बैंक 60-70% घटे हैं, कहीं कल 20-30% काफ़ी बैंक वहाँ बढ़े हैं, तो अगर लगता है कि भाई कोई बैंक जो 60% 70% इस वजह से घट गया कि एसवीबी और सिग्नेचर के बाद यही डूबने वाला है, और 3 दिन बाद आपको लगे नहीं ये तो नहीं डूबेगा, तो आप वही जाके लोगे कि भाई पैसा तो जल्दी यहीं बनेगा, 10% फटाक से बन जाएगा। करेक्ट। सो फिर लोग वही खरीदते हैं। तो इसलिए होने में कुछ भी हो सकता है। नीचे की तरफ हुआ है एक्सेस, तो ऊपर भी कभी ऐसी रिकवरी बने तो बन सकती है, वी शेप रिकवरी आ जाए। यूनिवर्स तैयारी अपनी सारी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए बड़े जोन है। एफआईएस की पोजीशन वापस 13% आ गई। बढ़िया, मैं तो खुश हूँ कि जितना कम इंडेक्स लॉन्ग रहे, इंडेक्स में तो सप्लाई नहीं आएगी कम से कम, स्टॉक्स तो देखो उनके पास है और उनके हैं, खुद के ही हैं, तो जब चाहे बेच सकते हो। प्रमोटर के तो है नहीं जो नहीं बेच सकते, जो खुद बेच सकते हैं। एक डेटा यहीं पर डिस्कस करना चाहता हूँ। कल फिर से भारी भरकम बिकवाली 3,087 हुई है।
कैश मार्केट में बड़ी बिकवाली है। स्टॉक्स 900 करोड़ के बेचे, यानी कि 4000 करोड़ के तो स्टॉक्स में बिकवाली है, और सामने करीबन 1500 करोड़ की बिकवाली 1480 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो फिर से वही 5500 करोड़ के आसपास की डायरेक्शनल बिकवाली है। मेन प्रॉब्लम हमारी ग्लोबल मार्केट्स कम है, ये तो हमें भी पता है। हिंदुस्तान में हर आदमी जो पिछले 4 दिनों में रिसर्च कर चुका है एसवीबी पे, सबको मालूम है एसवीबी से हमारे बैंकिंग सिस्टम में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और कोई लेना हमें कुछ नहीं, कोई लेना नहीं। लेकिन एफआई बेचते हैं तो फर्क पड़ रहा है, इस बार पड़ रहा है, पिछले साल नहीं पड़ा, इस बार पड़ रहा है। वक्त की बात है। तब हम धन से मजबूत थे, मन से मजबूत थे। आज धन से तो अभी भी उतने कमजोर नहीं है, हाँ, मजबूत ही है, लेकिन मन से बड़े कमजोर है। वो कॉन्फिडेंस एक बार और जब मन कमजोर होता तो तन साथ नहीं देता। तन, मन और धन तीनों साथ में चाहिए सफलता अर्जित करने के लिए। ठीक है ना? तो अभी है ना, हमारा तन और मन काम नहीं कर रहा और धन लगाने की इच्छा नहीं है। तो इसलिए हम थोड़े से इस साल ढीले ढाले चल रहे हैं। ये भी बदल जाएगा, क्या फर्क होगा। पर हमारे डोमेस्टिक फंड्स जो कर रहे हैं ना, इस पर एक रिसर्च बन रही है सर, थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन आ रहा है फंड्स की तरफ से, वो थोड़ा हाईलाइट भी करेंगे। कल भी अच्छा किया उन्होंने, 2122 करोड़ की बढ़िया खरीदारी उनकी तरफ से होती है। ठीक है सर। पुट कॉल रेशियो जी कंफर्टेबल है, 0.69 घटकर ही आया है। तो और बैंक निफ्टी का भी थोड़ा बढ़ा है 0.59, लेकिन कोई ऐसी खास चिंता की बात नहीं। वो चेंज विक्स को जब बदलना होता है तभी वो स्टेबल होता है। तो विक्स में कोई बदलाव नहीं आपके लिए, कल के लिए। ठीक है। मौजूदा पोजीशंस के स्टॉप लॉसेस सिंपल एक ही स्टॉप लॉस, 16950 कल के लोज से थोड़ा सा नीचे। इंट्राडे क्लोजिंग दोनों एक ही। बैंक निफ्टी कल का लो 39132 का था, 39000 एक ही। इंट्राडे क्लोजिंग सेम, कोई दिमाग नहीं लगाना, ये स्टॉप लॉस है। शॉर्ट साइड पर जरूर स्टॉप लॉस में दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती, क्या रखें? इंट्राडे 17225 रखें, क्लोजिंग 17425। अगर किसी को क्लोजिंग छोटा रखना है, आप 17225 भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। लेकिन ये स्टॉप लॉस है आपका 17225, 17425 इंट्राडे और क्लोजिंग। ठीक है सर। बैंक निफ्टी इंट्राडे 39800, क्लोजिंग 40500 है। अब यहाँ पर आपको कुछ अपने हिसाब से कि मैं तो शॉर्ट में लंबा रखूंगा, जल्दी नहीं काटूंगा, ठीक है, एक आध बार बढ़ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप 40500 रखो। और किसी को लगता है नहीं मुझे तो क्लोजिंग भी ज़्यादा इतना दूर का नहीं रखना है, पैसा आया हुआ है क्यों जाने दूँ, 39800 रखो। तो पहला स्टॉप लॉस 39800 है, उसके बाद 40000 या 40500 अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है सर। नई पोजीशंस फिर, क्योंकि ये आज गैप अप दिख रहा है, तो इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से लेवल्स पर आप एंट्री की सलाह दे रहे हैं आज गैप अप पे। राय खरीदारी और बिकवाली की दोनों ही एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस नियम से पालन करने। 16950 ये स्टॉप लॉस है, कल के लोस के थोड़ा सा नीचे। गॉट इट। टारगेट 17100 150 दो छोटे टारगेट हैं, 200 225 मीडियम टारगेट है, 300 325 के बड़े टारगेट है। ठीक है। आज इससे ज्यादा की आज ऐसा इतना ही काफी है। इतना आ जाए तो भी इतना आ जाए काफी, खुश हो जाएंगे। हमारा तो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा है, ज्यादा नहीं चाहिए। बहुत ही छोटा सी आशा है। बस इतना हो जाए बहुत है। जो लोग बेचना चाहते हैं, तो बेचने में थोड़ा ट्रिकी है दीप जी। 17225 से 17425 की रेंज शॉर्ट करने के लिए कहाँ से शुरू करना है वो सोचने वाली बात है। मुझे जो लगता है 225 325 425 इन 300 पॉइंट पे 3 टुकड़ों में बेचना चाहिए। तो 225 पे मूड माहौल देखिए, अगर लगता है कि ठीक है कोई डाउ ऐसा भाग नहीं रहा, बाकी सब ठीक ठाक है, तो वहां पर आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको लगता ना इतना जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं करते, तो 300 325 के आसपास वहां बेच सकते हैं। 400 425 पे और बेच सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो क्लियर कट है 17450। 17450 के ऊपर निकलते हैं, टिकते हैं, बंद होते हैं, तो आपको शॉर्ट काट लेनी है, बिल्कुल क्लियर कट है। इसीलिए एग्रेसिव ट्रेडर दिया। एग्रेसिव ट्रेडर्स में दो चीज़ें होती है। एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप स्क्रीन के सामने हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, मार्केट में आपका पूरा ध्यान है, तो ही आप ट्रेड करिए। yes. दूसरी चीज़ ये है कि आपको स्टॉप लॉस लगाने ही लगाने और ये मान के चलना है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये दो चीज़, हाँ ये दो चीज़। और तीसरी चीज़ इसमें एक और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए वो है ये कि आपको ट्रेड लेना जब भी है वो क्वांटिटी और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के लेना है, और ये मान के चलना है कि मेरा ट्रेड उल्टा जा सकता है। उस हिसाब से आप ट्रेड लेंगे ना, और कई बार बड़े बड़े लेवल्स पे लेना। एक और कई बार जब लेवल्स बेचने की रेंज और स्टॉप लॉस के लेवल थोड़े दूर दूर के निकल कर आते हैं, तब मैं एग्रेसिव ट्रेडर्स दूँ। ये कम देखने को मिलता है। तो आज एग्रेसिव ट्रेडर्स देने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि बेचने की रेंज भी बड़ी आ रही है और स्टॉप लॉस के लेवल भी बड़े आ रहे हैं। ये आपके लिए बैंक निफ्टी में बिकवाली करने की राय है। ठीक है। बैंक निफ्टी
एग्रेसिव ट्रेडर्स बैंक निफ्टी खरीदें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 39,000 का है, तो आपको 39,400, 39,125, 50 जहां आपको मौका मिले, जब मिले, इस रेंज में आपको लेना ही है। ठीक है। टारगेट जो पहला बनेगा वैसे तो 39,575 का होता है, उससे तो ऊपर ही खुलेंगे, तो मैंने वो दिए ही नहीं। 39,750, 39,825 और 39,900 तीन छोटे टारगेट है। 40,000, 40,102 मीडियम टारगेट है। 40,250, 40,350 और 40,500 तक के बड़े टारगेट हैं जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो भी 40,350 से 40,500 की रेंज में मौका देख सकते हैं शॉर्ट करने का। ये भी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही है। और यहाँ पर भी स्टॉप लॉस आपको थोड़ा दूर का लगाना है, 40,850। अब आप इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्रेसिव ट्रेडर्स में कई बार क्या होता है, रेंज भी बेचने की और खरीदने की बड़ी होती है, स्टॉप लॉस भी दूर का निकल जाता है। अब 40,850 के पहले कोई ढंग का स्टॉप लॉस है नहीं, तो इसलिए अगर आपको लगता है कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है तो ट्रेड नहीं करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप ये बोलो कि मैं 40,350 पे बेची हूँ और 500 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगाऊं, मेरी ताकत नहीं है, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात मत करिए। जिस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो छोटा हो जाए उस दिन करिए, लेकिन जिसको करना है उसके लिए है ना। समझ गया। नीचे का टारगेट ये 40,000, 39,900 दो छोटे टारगेट हैं। 39,825, 39,750 दो मीडियम टारगेट है। 39,575, 450, 300 और 39,150 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। ठीक है सर, सारे लेवल्स हैं आपके लिए। अग्रेसिव ट्रेडर्स को मौका भी मिलेगा इस बाजार में। इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन में आ गया है, जो हम कल बता रहे थे। जीएनएफसी बैन में बना हुआ है, तो आज फिर से 2 स्टॉक्स रहेंगे वायदा कारोबार के बैन में। आईबुल आ गया वापस? आ गया। ओके, वेरी गुड। जो कल बात हो रही थी। वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स 17,000 इसके नीचे बंद नहीं होने चाहिए। जब तक इसके ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक फ्रेश कमज़ोर नहीं है, जितने हैं उतने ही हैं। 58 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में हाईएस्ट है। 17,200 पर 75 लाख शेयर हैं दीप। सो इमीडिएटली आपकी रेंज 17,000, 17,200 हो जाती है। 17,200, 225 को पार करके टिके तो फ्रेश तेजी होगी। 17,000 और 16,950 के नीचे जाकर टिके तो फ्रेश कमजोरी होगी। सिंपल वही है। तो 50 पॉइंट इधर उधर मान लीजिए। 17,000, 16,950, 17,200, 17,250, ये क्रिस्टल क्लियर डेटा आपके लिए निफ्टी पर। सेम बैंक निफ्टी 39,500 आपका मेक और ब्रेक लेवल है। 39,500 के पुट पर 27 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 25 लाख शेयर है। बराबरी का मामला है, लगभग वहीं पर आप जाकर बंद हुए हैं। तो 39,500 के ऊपर है तो थोड़े ठीक है। ऊपर का टारगेट 40,000 के आसपास का बनता है, वहाँ रुकावट है। नीचे 39,000 के आसपास का सपोर्ट है। सिंपल डेटा क्रिस्टल क्लियर है। गॉट इट। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आज का सेटअप और इम्पोर्टेंट लेवल्स अनिल जी की तरफ से। आइए फिर आज की खबरें भी जान लेते हैं। हमारी टीम भी है तैयार बताने के लिए। अरमान, कुशल, वरुण और साथ ही आशीष। मॉर्निंग अरमान, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स और खबरें। मिश्र धातु, यहाँ पर अगर ट्रिगर्स में आप देखेंगे, ट्रिगर्स में कुछ ही ट्रिगर्स हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले मिश्र धातु, जहाँ पे बोर्ड बैठक में इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। स्पॉट किंग इंडिया, जहाँ पर बायबैक जो है वो ओपन होता हुआ दिखेगा। वोडाफोन आइडिया, लगभग 43 करोड़ इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंशियल बेसिस पर लिस्ट होंगे। ग्लोबल के हिसाब से यूएसए का, पीपीआई का और रिटेल सेल्स का फरवरी का जो डेटा है वो आएगा। और अंत में आईपीओ अपडेट्स, जिसमें ग्लोबल सर्फेसेस, जहाँ पे आईपीओ आज बंद होता हुआ दिखेगा। अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें तो लगभग पूरा भर चुका है। 1.1x टाइम हो चुका है। QIB का पोर्शन 4% भरा है। NIIs जो है NII का जो हिस्सा भरा है 1.7 टाइम्स भरा है। और रिटेल का हिस्सा अगर आप बात करें तो लगभग 1.5x। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आज के। कुशल, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रही हैं आज की खबरें। मॉर्निंग दीप, देखिए मारुति सुजुकी को लेकर एक इंटरेस्टिंग खबर आती हुई दिख रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पेरेंट सुजुकी मोटर जो है उन्होंने कंपनी में लगभग 3.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। और 10 से 13 मार्च को ये ओपन मार्केट के जरिए ट्रांजैक्शन किया गया था। लगभग 300 करोड़ रुपए की ये खरीदारी की गई है। सिप्ला, यहाँ पर ये जो युगांडा की इनकी एक सब्सिडियरी है CQCIL, यानी कि सिप्ला क्वालिटी केमिकल्स इंडस्ट्रीज, इसमें 51% हिस्सेदारी ये बेचेंगे। लगभग 250 करोड़ रुपए में ये करार इन्होंने किया है अफ्रीका कैपिटल वर्क्स कंपनी के साथ। PNC इंफ्रा, यहाँ पर भी फोकस रखिए। 1260 करोड़ रुपए के 6 लेन रोड प्रोजेक्ट्स के लिए इनको यहाँ पर ये L1 बिडर घोषित किया गया है, तो लोएस्ट बिडर घोषित किए गए हैं, तो यहाँ पर इनके लिए अच्छी खबर है। साथ ही रेलटेल कॉर्पोरेशन, यहाँ पर फोकस रखिए। CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इनसे इनको 287 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। नई दिल्ली और बेंगलुरु डेटा सेंटर के लिए यहाँ पर IT इंफ्रा उपलब्ध कराने के लिए ऑर्डर इनको मिला है। NBCC कंपनी को पुडुचेरी सरकार से 500 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। और
इस वजह से ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। डीएफएम फूड्स पर भी नजर रखिए। बीएससी और एनएससी से कंपनी के शेयरों की डिलिस्टिंग को अब मंजूरी मिल गई, यानी कि दोनों एक्सचेंजेस से ये मंजूरी मिल गई है और 5 अप्रैल से यहाँ पर ये दोनों ही एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वजह से डीएफएम फूड्स भी फोकस में रहेगा। तो ये है आपके लिए डीएफएम फूड्स डीलिस्टिंग के लिए तैयार। 5 तारीख को होने वाला है ये डीलिस्ट। वरुण, मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए? मॉर्निंग जी, तो सबसे पहले कार ट्रेड यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि जो खबरें चल रही थी कि एसवीबी का हिस्सा है कहीं ना कहीं इस कंपनी पे, तो इस पे कंपनी ने सफाई दी है कि 2010 में ही जो निवेश है वो पूरी तरह से अलग हो चुका है और एसवीबी का दिसंबर 2010 के बाद इस कंपनी में कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं है। जीएमआर एयरपोर्ट्स यहाँ पे नजर रखेगा। 17 मार्च को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे फंड जुटाने पे विचार करने वाले हैं। केपरी ग्लोबल ने एक अपडेट दिया है कि गोल्ड लोन का जो AUM है 1000 करोड़ के पार हो चुका है और गोल्ड लोन से जुड़ी शाखा जो है 108 से बढ़ के 500 के पार पहुंच गई है। गोल्ड लोन कारोबार की फॉर्मल लॉन्चिंग जो है 26 अगस्त 2022 को हुई थी। कंपनी 23 अगस्त से सूचना जो है वो जारी कर रही है। इसके अलावा स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस सर्विसेज 21 दिसंबर को आपको याद होगा खबरें आई थी कि कुछ डेटा लीक हुआ है। अब एक और खबर आई है कि नियमित जांच के तहत मोबाइल ऐप्स जो है उसमें से भी थोड़ा जो डेटा है एक्सेस बेसिकली जो है वो लीक होने की सूचना इन्होंने दी है। IRDAI को इन्होंने सूचना दे दी है। इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है। और कल की लिस्टिंग डिवगी TTS, इसमें मॉर्गन स्टैनली एशिया ने करीब 3.73 लाख शेयर्स बेचे हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड ने 2.63 लाख शेयर जो है इस कंपनी में खरीद लिए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और एक्शन जो बाजार में दिखेगा कल के IPO के बाद। जो एक्शन हुआ है दिग्वी TTS, आज देखते हैं इस पर फॉलो ऑन मूव आएगी या नहीं। आइए, आशीष भी तैयार है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं टॉप रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं आज? पहले गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आज काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। इन्होंने ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर कवरेज की शुरुआत की है। सबसे पहले देखिए पेज इंडस्ट्रीज, जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है। 44,500 रुपये का लक्ष्य दिया। 36,290 के करीब की कल की क्लोजिंग है। वहीं अगर आप देखें तो AB फैशंस पर भी अंडरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। 218 की क्लोजिंग, 195 रुपये का लक्ष्य दिया है। साथ में अगर आप देखें तो ट्रेंट यहाँ पर इक्वल वेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। 1244 रुपये का लक्ष्य दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है 1338 रुपये पर। और वेदांत फैशंस यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है। 1354 रुपये का टारगेट दिया है। 1141 रुपये की जो है क्लोजिंग है। सोना BLW प्रिसीशंस, यहाँ पर भी देखिए कल काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई थी। आज जेफरीज ने इनिशिएट किया है खरीदारी के राय के साथ। 575 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। 431 की क्लोजिंग है और मान रहे कि ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया है। पोर्टफोलियो में लगातार विस्तार हो रहा है। आगे जाके रेवेन्यू, EPS, CAGR भी इन्हें अच्छा लग रहा है, जिसके चलते यहाँ पर एक खरीदारी किराए दे रहे हैं। मारुति भी आज खबरों में सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 8,512 रुपये की क्लोजिंग है। 12,500 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज पर भी नजर रखिएगा क्योंकि मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है इन्होंने बढ़ाया 4,915 रुपये से बढ़ाकर 5,250 रुपये कर दिया है। 4,350 रुपये की क्लोजिंग है। LTI माइंट्री पर जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ मेंटेन किया, अपने जो व्यू है उसे बरकरार रखा है। 3,710 रुपये का लक्ष्य दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है 4,567 रुपये के आसपास और इसके पीछे का तर्क है कि वैल्यूएशन इन्हें काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही हैं, जिसके चलते ये अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य है। वोल्टास पर भी खास फोकस रहेगा क्योंकि नोमेरा की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 864 की क्लोजिंग है। 1,083 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि जो बेको के साथ JV है इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और साथ में जो प्रोजेक्ट बिजनेस में इन्होंने बदलाव किए हैं इसका भी फायदा आगे मिलेगा। ओके, तो कई सारी रिपोर्ट्स हैं। और भी कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष आपके पास? दीपांशु, PVR यहाँ पर तो खास नजर रखनी है आज दिन के दौरान। यहाँ पर देखिए बोफा की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 2,405 रुपये के लक्ष्य के लिए कह रहे हैं कि आइनॉक्स के साथ जो मर्जर हुआ है इसका सिनर्जिस्टिक बेनिफिट देखने को मिलेगा। और CLSA ने मैनेजमेंट से बात की थी, इसके बाद रिपोर्ट निकाली है। अपने व्यू पर बरकरार है। खरीदारी किराए के साथ 2,500 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। दोनों ब्रोकरेजेस आप देखें ऊंचे लक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन करंट मार्केट प्राइस है 1,528 रुपये का। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर भी खास नजर रखनी है। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 55 की क्लोजिंग, 75 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। इंडसइंड बैंक पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है।
1064 की क्लोजिंग, 1525 रुपए का लक्ष्य। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और 835 रुपए का लक्ष्य दिया है, 591 की क्लोजिंग है। और अंत में M&M फाइनेंस, यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 243 की क्लोजिंग है, 310 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। और मान रहे कि रूरल डिमांड में जो पिकअप है, अच्छे हाईलाइट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, इसके चलते ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य है 310 रुपए का। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स। आज रिपोर्ट्स भी ढेर सारी और बड़े बड़े टारगेट्स वाली रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली पिछले 4 दिनों में जिस तरह से भाव टूटे हैं शेयरों के, उसको देखकर टारगेट सब काफी ऊपर के बड़े नजर आने लगे। ऑन एन एवरेज कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 7 से 8%, 10% तक टूट चुके हैं। इसलिए आपको टारगेट्स बड़े आकर्षक अब नजर आ रहे हैं। आइए, आकर्षक है हमारे एक्सपर्ट्स और उनका पूरा का पूरा दमदार पैनल। किया जाए स्वागत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बंसल जी के साथ, जो बहुत ही आकर्षक रंग की शर्ट पहन कर आए हैं। वाह, वेरी नाइस। बंसल जी, बधाई स्वीकार करें, बहुत ही शार्प ब्राइट कलर में दिख रहे हैं आज आप। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो सुप्रभात आपको, दीपांशु। अनिल जी, मैं सोच ही रहा था, कल कुणाल जी की शर्ट आप देख रहे थे तो मैंने भी अनिल जी एक नई शर्ट निकाली, फिर मैंने कोट पहन लिया। मैंने कहा इतनी भी अभी गर्मी नहीं आई है कि कोट उतार दें। तो बट अनिल जी, शर्ट आपकी नजर पे आ गई और नई शर्ट पहना अनिल जी सफल हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट अनिल जी। ओके, बहुत बढ़िया सर। बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी, अभी के लिए तो मेरा आप नोटा स्वीकार कीजिए। कल ये कुणाल जी की पंक्तियां मैंने चुरा ली हैं अनिल जी। मैं पिक ऑफ द डे दूंगा मार्केट खुलने के बाद अनिल जी। हाँ, तो कल तो आपको टाइम मिला ही नहीं होगा ना, पूरा शर्ट में बिजी रहे होंगे शाम को। कौन सी निकालूं, कौन सी पहनूं, नई कौन सी है। कुणाल जी से मैं समझ गया था, जैसे आपने बोला कि मैंने नई शर्ट ढूंढी निकाले, मेरे समझ में आया कि नोटा आने वाला है। चलिए, बढ़िया है। अब शर्ट से फोकस हटाकर शेयर मार्केट पे कीजिए, वही काम आएगा। जी कुणाल जी, सुप्रभात। आपकी तो पुरानी है ना शर्ट? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, शर्ट पुरानी है लेकिन अनिल जी नए का काम कर रही है अनिल जी। तो अनिल जी देखिए, अब ये बाजार ऐसा है कि अगर आप चिराग लेकर के भी खोजेंगे तो भी आपको कोई कॉल नहीं मिलेगी। फिर भी अनिल जी एक कॉल ले आया हूँ। तो खरीदारी की राय है, खरीदना है पेट्रोनेट LNG, जिसपे मुझे लगता है कि कल अच्छा मोमेंटम बना था कमजोर बाजार में। ये स्टॉक और पूरा जो तेल गैस का क्षेत्र है, इसमें हम लगातार एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो गिरावट में अगर मिल जाए तो पेट्रोनेट LNG को खरीदें। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है 226 रुपए पर। पहला टारगेट 235 का, दूसरा टारगेट 240 का। पेट्रोनेट LNG है, मेरी खरीदारी करें। ओके, पेट्रोनेट LNG, इस स्टॉक में करें खरीदारी। अमरीश सर का भी किया जाए स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा आज का पिक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ऑफ हाईवे टायर्स, जहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन, अर्थ मूविंग, माइंस, पोर्ट्स और ATV टायर्स बनाते हैं। सेल्स है करीब 160 कंट्रीज में। ग्लोबल OEM को सप्लाई करती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज अक्रॉस द वर्ल्ड, मेजरली अमेरिका, यूरोप, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में है। इंडिया का नियरली 50% एक्सपोर्ट्स ऑफ OHT बालकृष्ण इंडस्ट्रीज करती है। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास इन्वेंट्री लेवल्स हाई थे, पर इस क्वार्टर में नॉर्मलाइज होना चाहिए। ग्रॉस कैश और कैश इक्विवेलेंट्स करीब 2000 करोड़ के ऊपर का है एज ऑफ 31 दिसंबर। कार्बन ब्लैक जो मेजर इनपुट है इनका, नियरली 22% इनपुट है। इनका इन हाउस बनाते हैं, इसके लिए इनके मार्जिन्स आल्सो बेटर देन कंपटीशन। और बाकी जो रॉ मटेरियल्स है उनके प्राइसेस भी कम हो रहे हैं। सो आई थिंक मार्जिन शुड इम्प्रूव गोइंग अहेड। कैपेसिटी भी इन लोग बढ़ा रहे हैं फ्रॉम 3,35,000 मेट्रिक टन टू 3,60,000 मेट्रिक टन। तो एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY25 करीब 102 का है और मेरा टारगेट बनता है 2,550। ओके, 2,550 का टारगेट ये है आपके लिए अमरीश सर की तरफ से। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जहाँ पर रखनी है आपको नजर। अमरीश सर, बाकी टायर स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्शन दिख सकता है आज के लिए अगर आप बात करें, क्योंकि एक तो बाजार बाउंस बैक के मूड में शायद थोड़ा बने, दूसरा कच्चे तेल के दाम काफी तेजी से नीचे आ गए। जो एक हफ्ते पहले $88 पर था कच्चे तेल का दाम, आज $78 पर हो गया। तो काफी शार्प पुल बैक हुआ है। थोड़ा रॉ मटेरियल प्राइस पर राहत मिलेगी? एब्सोल्युटली
रॉ मटेरियल प्राइसेस जो टायर्स के हैं इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन क्रूड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। रबर प्राइसेस भी काफ़ी कम है एंड एट द सेम टाइम क्रूड प्राइस आल्सो कमिंग डाउन, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है फॉर ऑल द टायर कंपनीज। तो सीएट और जेके टायर्स भी ले सकते हैं। तो बालकृष्णा तो अमृतसर की पसंद है, बट बाकी टायर स्टॉक्स पर भी रखिए नज़र। सीएट और जेके टायर्स यहाँ पर भी आपको थोड़ा मोमेंटम दिख सकता है। पेंट स्टॉक्स पे भी आपको थोड़ा एक्शन दिख सकता है। एशियन पेंट्स, बर्जर, शालीमार, एक्जो नोबल, ये सारे काउंटर्स भी फोकस में रह सकते हैं क्योंकि कच्चे तेल के दामों में काफ़ी शार्प फॉल आपको आते हुए दिखी है। बट ऑटो स्पेस से जुड़ा काउंटर और ऑटो की दिग्गज कंपनी मारुति इस पर भी अमरीश सर आपकी राय लूंगा। एक बार पहले चार्ट चेक ले ली जाए बंसल जी की तरफ से। बंसल जी, खबर ये आ रही है कि इनकी पेरेंट जो है सुजुकी मोटर्स, उन्होंने 3.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, अपनी हिस्सेदारी हल्की बढ़ाई है। ओपन मार्केट से 10 से 13 मार्च के बीच में ये खरीदारी करी है। टोटल डील वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है, 300 करोड़ की आती है, बट प्रमोटर जब भी हिस्सा बढ़ाता है तो थोड़ा बाजार में एक्साइटमेंट उसका बढ़ता ही है। चार्ट्स पर मारुति सुजुकी कैसा लगता है सर 8500? देखिए दीपांशु, बाय ऑन डिस वाला स्टॉक है, बट स्टॉक क्या है कि करेक्शन में चल रहा है, ऊपर ब्रेकआउट लेता है और करेक्शन में आ जाता है। एज ऑफ नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 8415 से लेकर 8415 से लेकर 8450, 8415 से लेकर 8450 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें और इन स्तरों पे हल्की फुल्की करेक्शन पर 8415 8415 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय रहेगी मारुति के अंदर। तो मारुति पर रखिए नजर। अमृत सर, आपकी कोई राय मारुति पर सर? काफी पॉजिटिव हूँ क्योंकि सुजुकी ने लिया तो ये क्लियरली पॉजिटिव है। न्यू मॉडल्स इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं। आई थिंक आई मीन देयर शुड बी एटलीस्ट अबाउट 4-5 न्यू मॉडल्स इन 2023 और जो वेटिंग पीरियड है ये भी काफी लंबा है, विच इज क्वाइट अगेन क्वाइट पॉजिटिव। तो इस लेवल पे भी लाइक वन शुड बाय एंड इन केस इट कम्स डाउन टू पॉसिबली अबाउट 7800 8000 वहां पे भी आता है, देन आई थिंक वन शुड बाय आई मीन एटलीस्ट 2 to 3% ऑफ द पोर्टफोलियो मारुति में रहना चाहिए क्योंकि इसका जो अपसाइड है टारगेट मेरा बनता है करीब 10,500 का। ओके, तो ये है आपके लिए मारुति सुजुकी पर आए। सुजुकी की तरफ से शेयर खरीदना है पॉजिटिव। आइए बढ़ते हैं आगे और अब किया जाए स्वागत सुमित बगड़िया जी का भी। सुमित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। स्टॉक है टाइटन। टाइटन के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 2320 का है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से ट्रेड लें। 2320 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ से बाउंस बैक के तौर पे 2400-2425 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो टाइटन में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 2320 के स्टॉप लॉस से 2400-2425 के टारगेट्स के लिए। ओके, टाइटन कल हमने इस पे मूवमेंट भी आते हुए देखा था। गोल्ड प्राइसेस पे भी हमने देखा है 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कल थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है शाम को गोल्ड में, बट अदरवाइज एक जबरदस्त मूवमेंट गोल्ड प्राइसेस में आते हुए देखा। इनफैक्ट ज्वेलरी स्टॉक्स पर अमृत सर आपकी भी राय लेनी थी। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, बाकी ज्वेलरी काउंटर्स जो है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस सडनली काफी अच्छा स्पाइक दिखा रहे हैं, तो इनको तो बैठे बैठे अच्छे गेन्स मिल गए। एब्सोल्युटली, इन्वेंट्री गेन्स काफी होंगे इस बार, तो आई थिंक टाइटन स्पेशली इस लेवल पे भी लेना चाहिए। यहाँ पे मेरा टारगेट है 3200 का। तो अमृत सर का भी पसंद है। टाइटन पर रखिए नज़र। 3200 का टारगेट पोजिशनल बेसिस पर आ जाता है। और सुमित जी की तरफ से आज 2400 और 2425 कल निफ्टी का टॉप गेनर था टाइटन। ये स्टॉक आज भी आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। सिप्ला, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी है यूके में, जो एक कंपनी को खरीदने जा रही है। ज़्यादा बड़ी एक्विजिशन नहीं है, 200 से 250 करोड़ तक की वैल्यू निकल कर आ रही है, बट नंदलेस यहाँ पर आपको ये एक्शन आ रहा है। बेचने जा रही है, माफ़ कीजिएगा, सिप्ला खरीद नहीं रही है, सिप्ला बेच रही है अपनी एक सब्सिडी करीब 200-250 करोड़ रुपए में। एक बार कुणाल जी से चार्ट चेक लिया जाए सिप्ला पर। कुणाल जी देखें सर। देखिए काफ़ी अच्छा करेक्शन इस स्टॉक में हमने ऑलरेडी देखा है। दीपांशु, स्टॉक जो है 1150 1160 के लेवल से करेक्ट हुआ और अब 875 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहीं पर एक बड़ा सपोर्ट भी स्टॉक को है और पहले भी हमने देखा है कि 3-4 बार इन्हीं स्तरों से टकराकर स्टॉक में एक रैली बनी है। तो बहुत मुमकिन है कि ये जो 850-870 का रीजन है यहाँ पर स्टॉक स्टेबलाइज हो जाएगा और अगर मान लीजिए ये खबर पॉजिटिव निकलती है तो 850 के आसपास मुझे लगता है स्टॉक को सपोर्ट है। बहुत मुमकिन है कि एक अच्छा पुल बैक एक्शन आपको स्टॉक में देखने को मिले।
तो ये है आपके लिए सिप्ला, जहां पर आपको रखनी है नज़र। देखते हैं आज कैसा एक्शन दिखाता है। छोटी इन्होंने एक्विजिशन करी है। कुछ और भी काउंटर्स हैं जहां पर मूव आ रही है। कुणाल जी, डीएफएम फूड्स डीलिस्ट होने जा रहे हैं सर। 5 अप्रैल को डीलिस्टिंग की डेट मिल गई है एक्सचेंजेस की तरफ से। बिल्कुल दीपांशु, और बहुत ज़बरदस्त इसमें मूव आता हुआ हमने देखा। तो नीचे के लेवल्स पर जिन्होंने खरीदा उनको शानदार प्रॉफिट हुआ है, और मुझे लगता है कि स्टॉक में जिनके पास पोजीशन है डीलिस्ट हो जाएगा स्टॉक। तो आमतौर पर ऐसे स्टॉक्स में बड़ी वेल्थ बनती है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त मूव हमने देखा। 220 रुपए से सीधा स्टॉक जो है 450 तक गया है। तो एक शानदार मूव आता हुआ स्टॉक में देखने को मिला है। डीएफएम फूड्स 467 का डीलिस्टिंग प्राइस है। 457 तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास आपको दिख रहा है। 5 तारीख अप्रैल ये आखिरी दिन होगा, तब ये डीलिस्ट हो रहा है काउंटर। आपको ध्यान रखना है इसका। और भी काउंटर्स हैं, काफ़ी सारे ऑर्डर विन्स आपको आते हुए दिखे। आज भी ज़बरदस्त ऑर्डर विन प्रक्रिया है। पीएनसी इंफ्रा, अमृतसर ट्रैक करते हैं इसको क्योंकि लगातार बढ़िया ऑर्डर्स मिल रहे हैं। 1260 करोड़ के 6 लेन रोड प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है। वाराणसी रांची कोलकाता हाईवे के लिए ये ऑर्डर इन्हें मिल सकता है। लोएस्ट बिडर है पीएनसी इंफ्रा। इंफ्रा कंपनीज के लिए एटलीस्ट द नेक्स्ट 4-5 इयर्स काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि द अमाउंट ऑफ एलोकेशन जो गवर्नमेंट ने किया है फॉर इंफ्रा, आई मीन दैट्स बीन रिकॉर्ड। तो आई थिंक अक्रॉस आई थिंक वन शुड बी लुकिंग एट इंफ्रा कंपनीज इंक्लूडिंग पीएनसी इंफ्रा, क्योंकि अगेन यहाँ पे टारगेट अभी इमीडिएटली देना मुश्किल है, बट देन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 4-5 इयर्स, आई मीन क्लियरली यहाँ से तो एटलीस्ट 100 to 150% रिटर्न आना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग कंपनीज। वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग कंपनीज नॉनदलेस। और हम देख भी रहे हैं लगातार ऑर्डर विन्स रहे हैं। एक और स्पेस जहां पर लगातार ऑर्डर विन्स रहे हैं वो आपके सारे रेलवे से जुड़ी कंपनीज हैं। इस बार रेलटेल, इन्हें लगभग 290 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। कुणाल जी, रेलटेल का भी चार्ट देखें सर, 105 की क्लोजिंग थी कल। देखिए, जितने भी रेल से जुड़ी कंपनियां हैं सभी में हमने एक अच्छा ट्रैक्शन देखा। रेलटेल पे भी एक मूव आया और उसके बाद अब ये स्टॉक करेक्ट भी हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ 100 रुपए के आसपास स्टॉक को भी एक अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ 100 रुपए के लेवल से अगर ये स्टॉक होल्ड कर पाता है तो वापस से इसमें एक रैली बन सकती है 120-130 रुपए तक के लेवल्स तक की। तो जिनके पास पोजीशन है 100 का एक स्टॉप लॉस रखें। नई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है 100 के स्टॉप लॉस से बने रहने की राय। ओके, 100 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ये है आपके लिए रेलटेल। तो ऑर्डर विन के बेसिस पर ये दोनों काउंटर्स हैं। एक दो और ऑर्डर्स भी हैं, स्टॉक्स हैं जहां पर उन्हें ऑर्डर्स मिले, उनके बारे में भी करेंगे चर्चा। कुछ और स्टॉक्स की भी करते हैं बातचीत।